हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज एनाइज की करंट अफेयर्स जो कि हमारे जुलाई मंथ की है। तो यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट की काफ़ी लेसन कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग कुछ बची हुई लेसन्स को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे टॉपिक है कूलिंग इमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट, और उसके बाद वर्चुअल वाटर के बारे में बात करेंगे। किस टाइप की यहाँ पे वर्चुअल वाटर के बारे में बात किया जा रहा है, वाटरशेड डेवलपमेंट क्या होता है और इसको किस तरीके से मैनेज करना है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट और टाइगर सेंसस स्टेटस यहाँ पे निकल कर आया है। टाइगर स्टेटस यहाँ पे 2018 की रिपोर्ट निकल कर आ रही है, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, जल्दी से ये सारे टॉपिक्स भी कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे हमारा सोशल इश्यूज़ का भी टॉपिक बचा हुआ है, तो इसको भी हम लोग जल्दी ही देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेसन देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हो। वीज़ा नाइस की मैगजीन के साथ साथ अगर वीज़ा नाइस की टेस्ट सीरीज़ भी आप लोग को सॉल्व करनी है, जो कि 12 टेस्ट सीरीज़ ऐसे भी कंप्लीट हो चुकी है, 13th की एक पार्ट आ चुकी है। तो अगर आप लोग को ये भी आप लोग को सॉल्व करना है तो आप लोग मुझे मेल कीजिए rishika.ch77@gmail.com। ठीक है, तो यहाँ पे मेल कीजिए। उसके बाद आप लोग को टेलीग्राम लिंक से जोड़ लिया जाएगा, जहाँ पे हमारी ये टेस्ट सीरीज चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो स्टार्ट करते हैं। कूलिंग इमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट है। ये एक रिपोर्ट है जो कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये रिलीज़ किया गया है। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आपका बन जाएगा, तो याद रखिएगा UNEP प्लस यहाँ पे IEA के द्वारा इस रिपोर्ट को आपका पब्लिश किया गया है। इस रिपोर्ट में अगर देखें तो ये असेसमेंट किया गया है, यानी कि जो क्लाइमेट आपका किस तरीके से फ्रेंडली कूलिंग हो रहा है, ठंड हो रही है, या फिर क्लाइमेट बेनिफिट क्या है। अगर हम लोग क्लाइमेट में जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, तो उसको अगर हम लोग कूलिंग की बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग को कम करना है, तो ठंड जो होगा हमारे क्लाइमेट में, तो उससे क्या बेनिफिट होगा, उसको कैसे डेवलप किया जा रहा है। तो ये पूरे असेसमेंट को इस रिपोर्ट में दिखाया गया है। साथ ही कुछ एक्शंस भी रखा गया है कि जो कि यहाँ पे लिया जा सकता है, जिससे कि हम लोग अच्छे तरीके से कूलिंग, यानी कि ऐसा क्लाइमेट फ्रेंडली कूलिंग होगा जो सबके लिए यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब की फाइंडिंग के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे फाइंडिंग निकल कर आया है। सबसे पहले किगाली अमेंडमेंट की बात करते हैं, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली अमेंडमेंट ये है क्या, आपसे ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। हम लोग लास्ट टाइम जब वीज़ा नाइस की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें हम लोग सारे प्रोटोकॉल को अच्छे से देखे थे। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यहाँ पे आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट करने की बात करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट करने की बात करता है। उसी में आपका अमेंडमेंट किया गया था, जिसको किगाली अमेंडमेंट कहते हैं। तो किगाली अमेंडमेंट का मेन यहाँ पे जो एम है, वो यहाँ पे जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसके कंजप्शन और प्रोडक्शन को कम करना है, जो कि बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है। जो फ्रिज वगैरह आप लोग अपने घर में यूज़ करते हो, जिससे कि कूलिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, तो उसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको कम करना है, इसका मेन एम जो है ये किगाली अमेंडमेंट में लाया गया था। कहा जा रहा है कि किगाली अमेंडमेंट का यहाँ पे इस्तेमाल करके इसको जो अगर हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो 2100 तक क्या होगा कि 0.4 डिग्री सेल्सियस तक जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है वो यहाँ पे अवॉइड हो सकता है, यानी कि कम हो सकता है। एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट की बात करें कि जो सुपर पॉल्यूटिंग रेफ्रिजरेटर है इस तरीके का, जिसमें कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा इमिट होते हैं, तो उससे अगर हम लोग उसको छोड़ के बहुत अच्छे तरीके के अगर रेफ्रिजरेटर में हम लोग शिफ्ट हो जाए, तो इससे क्या होगा कि 210 से लेकर 460 गीगा टन्स तक जो है नेक्स्ट 4 डिकेड्स में हमारा इमिशन ग्रीन हाउस गैसेस का कम हो जाएगा। थर्ड है कि यहाँ पे जो डिमांड है कूलिंग का वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो इससे क्या है कि इमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ब्लैक कार्बन हो, तो ये क्या है ना कि बहुत ज़्यादा, जिससे जितना ज़्यादा आज के डेट में आप देख रहे हो कि एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, क्योंकि गर्मी इतना पड़ रही है हमारे यहाँ, तो इसलिए इन सारे चीज़ों की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो ग्रीन हाउस गैसेस की भी इमिशन बहुत ज़्यादा हो रही है। साथ ही साथ बिना किसी पॉलिसी इंटरवेंशन के इमिशंस जो एयर कंडीशनिंग और जो रेफ्रिजरेटर से हो रहा है, वो यहाँ पे 90% तक अबव देखने को मिला है। अगर हम लोग देखें 2017 के लेवल से, अगर हम लोग इसको बेस ईयर मान के अगर हम लोग इसको कंपेयर करें 2050 में जो आने वाला है, उसमें अगर आप देखोगे तो 90% तक का इस तरीके से एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर से जो इमिशन हुआ है वो कितना हद तक ज़्यादा हो चुका है। कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल एक्शन होना चाहिए, जो कि एनर्जी एफिशिएंट हो, क्लाइमेट फ्रेंडली कूलिंग हो। तो इससे क्या है ना कि 460 बिलियन टन्स तो ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन है वो यहाँ पे अवॉइड हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे फाइंडिंग है कि अगर हम लोग सही तरीके से किगाली अमेंडमेंट को अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें, तो हमारे यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस की जो इमिशन है वो रियली कम हो सकती है, उससे ग्लोबल टेम्परेचर कम हो सकता है, उससे हमारा कूलिंग इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं।
की सजेशन क्या दिया जा रहा है? की सजेशन यहाँ पे क्लाइमेट फ्रेंडली और एनर्जी एफिशिएंसी कूलिंग के लिए बताया जा रहा है कि जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है, यानी कि यूनिवर्सल रेटिफिकेशन करके और साथ ही साथ किगाली अमेंडमेंट को हम लोग को इम्प्लीमेंट करके इस तरीके से साथ देने का ज़रूरत है। नेशनल कूलिंग जो एक्शन प्लान है सरकार की, उसको अडॉप्ट करने का ज़रूरत है। नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान में सरकार का यही मोटिव है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है उसके इमिशन को कट डाउन करना है। साथ ही जो आप लोग देखोगे कि मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और डेवलप करना है। साथ ही एनर्जी एफिशिएंसी जो लेवलिंग है उसको यहाँ पे लेकर आना है, जिससे कि यहाँ पे एफिशिएंसी आपका इम्प्रूव हो सके। जैसे जब भी आप एयर कंडीशन ले रहे हो या फिर फ्रिज ले रहे हो तो उसमें आपका स्टार रेटिंग होता है, उसमें आपका लेवल किया जाता है, इस तरीके से 5 स्टार होते हैं। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि 5 स्टार ही लीजिए, क्योंकि इसमें आपका एनर्जी का कंजप्शन कम होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बिजली बिल भी ज़्यादा नहीं देने पड़ेगा और साथ ही साथ एनर्जी भी ज़्यादा इसमें खपत नहीं होगा। तो इस तरीके का जो लेबलिंग किया जा रहा है, जो स्टार लेबलिंग किया जा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो बिल्डिंग कोड्स एंड सिस्टम वाइड कंसिडरेशंस को यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि जो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर और जो मैकेनिकल कूलिंग का जो डिमांड है ना वो कहीं कम हो सके, और जो डिस्ट्रिक्ट और जो कम्युनिटी कूलिंग है वो यहाँ पे इंटीग्रेट हो, वो भी अर्बन प्लानिंग में। साथ ही कुछ मेजर्स ले सके जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे बिल्डिंग डिज़ाइन को, ग्रीन रूफ को, ट्री शेडिंग को, इन सबको हम लोग अच्छे तरीके से जो है ना इम्प्रूव कर सके। यानी कि ऐसा घर बनाए जिसमें कि आप देखो कि ग्रीन रूफ हो, छतें एकदम ग्रीन ग्रीन हो, ट्री का शेड हो, जिससे कि आपके घर में ऐसे ही ठंडा रहे, तो आप लोगों को इतना ज़्यादा एयर कंडीशन की ज़रूरत ना हो, इतना ज़्यादा फ्रीज की ज़रूरत ना हो। साथ ही साथ जो पिक डिमांड है उसको यहाँ पे कम करना है। ऐसा प्रोग्राम लेकर आना है, जैसे कि आज की डेट में देख रहे हैं कि जैसे गर्मी बढ़ती नहीं है कि सारे लोग जो है एसी कूलर को तो छोड़ सकते हैं, वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वाला बात नहीं। एसी और रेफ्रिजरेटर की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो इस डिमांड को हम लोग को कम करना है। ऐसा कुछ इफेक्टिव कूलिंग इक्विपमेंट लेकर आना है। साथ ही एंटी इन्वायरमेंटल जो डंपिंग कैंपेन्स है उसको हम लोग को लेकर आना है, जिससे कि हम लोग मार्केट को ट्रांसफॉर्म कर सके और जो ऑब्सोलेट जो बर्डन है उसको हम लोग अवॉइड कर सके और अच्छी तरीके से कूलिंग टेक्नोलॉजी लेकर आ सके। कोल्ड चेन जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, जिससे कि जो फूड लॉस हो रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ फसल बहुत ज़्यादा पैदावार हो जाते हैं तो उसको रखने के लिए जगह नहीं है, तो कोल्ड चेन होना चाहिए जिससे कि फसल को लंबे समय तक रख सके और उसको मार्केट में जो है अवेलेबल करा सके। और किसान की मेहनत, जो कि यहाँ पे आपका फसल बर्बाद हो जाता है तो किसान की मेहनत बर्बाद हो जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इस पर भी मेजर ध्यान देना है। साथ ही पब्लिक और जो प्राइवेट फाइनेंसिंग है उसको बढ़ाना है, जिससे कि हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का जो यहाँ पे फेज आउट करने का जो यहाँ पे है फंडा चलाया गया है, वो यहाँ पे हम लोग बेटर तरीके से कर पाएंगे, तो इस पर फोकस करना है। साथ ही हम लोग यहाँ पे लीफ फ्रॉगिंग और जो एनर्जी एफिशिएंसी है उस पर भी फोकस कर पाएंगे, तो ये भी बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे बातें की जा रही है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे आपका निकल कर आया है नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान, तो इसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए। तो नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान है क्या? ये लॉन्ग टर्म विज़न है। लॉन्ग टर्म विज़न कहने का मतलब है कि लंबे समय तक ये आपका प्रोग्राम चलेगा, जिसमें कि हमारे इन्वायरमेंट से जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको कम करना है और हमारे इन्वायरमेंट में जो कूलिंग डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है ना, उसको यहाँ पे कम करना है। कूलिंग डिमांड कैसा? तो एयर कंडीशन लाकर, रेफ्रिजरेटर लाकर, तो इसके डिमांड को कम करना है। और हमारा इन्वायरमेंट ही ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कि आप लोग को ये सारी चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा ना पड़े। साथ ही साथ आप देखोगे कि इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। और इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान की बात करें तो ये 20 ईयर्स पर्सपेक्टिव यहाँ पे दिया गया है। कुछ एक्शन यहाँ पे रखा गया है जो भी सस्टेनेबल कूलिंग के लिए यहाँ पे ज़रूरत है। प्लान में क्या है? प्लान में है कि कूलिंग डिमांड एक्सेस को कम करना है, वो भी 20 से 25% तक 2037 तक यहाँ पे रखा गया है टारगेट। साथ ही यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की जो डिमांड है उसको 25 से 30% तक कम करना है, वो भी 2037 तक। और कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको भी कम करना है 25 से 40% तक। और जो कूलिंग और रिलेटेड एरिया है उसको रिकॉग्नाइज करना है। साथ ही ट्रेनिंग और जो सर्टिफिकेशन है 1 लाख सर्विसिंग सेक्टर टेक्नीशियन का, तो उसको 2022 और 2023 तक यहाँ पे जो है आपका प्रोवाइड करना है। तो ये भी काम किया जा रहा है। साथ ही इसको स्किल इंडिया मिशन के साथ जो है इस योजना को आपका जो है इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान उसको जोड़ के चलना है। तो मेनली यहाँ पे 20 ईयर्स का टारगेट रखा गया है। 2029 में आपका 2019 में इसको लाया गया है लास्ट ईयर, तो 2000 आपका 38-37 तक आपका यहाँ पे टारगेट रखा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा 37-38, ठीक है।
क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कि स्टेटमेंट आपका ये भी बन जाएगा कि ये जो आप इंडिया का एक्शन कूलिंग है, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, ये कब से कब तक का है, क्या टारगेट है, कितने साल का टारगेट है, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, सरकार इसमें क्या क्या योजना लेकर आ रही है, तो इसमें क्या क्या प्लान है ये याद रखिएगा। डिमांड को कम करना है, रेफ्रिजरेटर की डिमांड को कम करना है, कूलिंग एनर्जी यहाँ पे बढ़ानी है, यहाँ पे कूलिंग एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ानी है, कम करनी है, सॉरी रिड्यूस करनी है। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो ये पूरा रहा हमारा इस रिपोर्ट के बारे में। अब आते हैं वर्चुअल वाटर। तो वर्चुअल वाटर है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं, न्यूज़ में क्यों है। एक्सपर्ट्स के द्वारा यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है कि वर्चुअल वाटर ट्रेड एज वन ऑफ द अल्टरनेटिव टू इंश्योर सस्टेनेबल वाटर कंजप्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि वाटर स्ट्रेस और वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के डेट में। कई बार मेंस में भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है, प्रीलिम्स में तो क्वेश्चंस आते ही है। तो इसी तरीके का वर्चुअल वाटर अगर इसको अल्टरनेटिव तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि सारे लोगों को वाटर कंजप्शंस के लिए यहाँ पे एक अल्टरनेटिव वे मिल सके, तो इसलिए ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझते हैं कि वर्चुअल वाटर ट्रेड हो क्या रहा है। वर्चुअल वाटर पहले समझने का कोशिश कीजिए कि है क्या। तो वर्चुअल वाटर जो है एक तरीके का वाटर है जो कि आपको रियल सेंस में नहीं मिलेगा, लेकिन ये वर्चुअल सेंस में मिलेगा। वर्चुअल पहले ही लग गया है, जैसे कि आप देखते हो कि एक तो होता है रियलिटी और दूसरी होती है वर्चुअल लाइफ। तो रियलिटी लाइफ लोगों की अलग होती है, वर्चुअल लाइफ कहने का मतलब है कि जैसे आप लोग फेसबुक में, इंस्टा में अपनी फ़ोटोज़ डालते हो, अपने स्टोरीज़ डालते हो, ऐसा दिखाते हो कि आपसे ज़्यादा खुश तो इस दुनिया में कोई है नहीं, आपसे ज़्यादा धनी इस दुनिया में कोई नहीं है, आपके पास जो है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो होता है शो ऑफ बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है ये सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स में, और लोग अपने आप को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के फ़िल्टर कर करके फ़ोटो इतना अपलोड करते हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं होता है। तो वो क्या होता है कि वर्चुअल वर्ल्ड में होता है, आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हो जहाँ पे आप लोग स्ट्रेंजर्स से भी टॉक करते हो, फ्रेंड्स बनाते हो, तो वो आपके रियल लाइफ से थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो वाटर आपको अभी देखने को मिल रहा है आपके पास, जो बॉटल में वाटर होगा उस वाटर की बात नहीं कर रहे, ये हम लोग एक वर्चुअल वाटर की बात कर रहे हैं, जो कि आप रियल सेंस में नहीं देख सकते हो, ना उसको फील कर सकते हो, बट हाँ ये आपका एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट की जैसे यहाँ पे हम लोग वाटर को इस्तेमाल करेंगे, हर एक प्रोडक्ट जिसमें कि यूनिक वाटर फुटप्रिंट होगा, इसमें क्या डिफाइन किया जाएगा कि टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर कितना यूज़ हो रहा है गुड्स और कंज्यूम को यहाँ पे प्रोड्यूस करने में, और बाद में इसको किसके द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा या फिर कम्युनिटी के द्वारा इसको कंज्यूम किया जा रहा है, या फिर इसको बिजनेस के द्वारा आपका प्रोड्यूस किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे कि 1 केजी राइस को उगाने में कितना यहाँ पे पानी का खर्च होता है, क्योंकि राइस की जो पैदावार होती है वो पानी में ही होता है। तो 3000 लीटर ऑफ वाटर की यहाँ पे ज़रूरत होती है 1 केजी राइस को उगाने में। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा वाटर यहाँ पे आपका कंज्यूम हो रहा है इसमें। उसके बाद आपका जो है, तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि वाटर फुटप्रिंट देखा जाएगा, जैसे कि कहाँ कहाँ वाटर आपका जो है जा रहा है, खपत हो रहा है। तो यहाँ पे वाटर जो टोटल गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जो वाटर आपका खपत हो रहा है ना, उस वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आपका वर्चुअल वाटर है, ठीक है। वर्चुअल वाटर ट्रेड अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब है कि जो हिडन वाटर है, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो वाटर का इस्तेमाल किया गया है ना, उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हम लोग यहाँ पे वर्चुअल वाटर ट्रेड कह रहे हैं। मतलब कि मान लीजिए कि जैसे आप लोग जितने भी फसल देखते हो बिना पानी के तो वो होता नहीं है। अब रेयर केस में होता है कि जो आपका डेजर्ट या फिर एरिड एरिया में जो वेजिटेशंस होती है वो डिफरेंट है, उसमें लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, बट फिर भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए या फिर शॉर्ट के लिए आपका रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हाँ, जितने भी फसल आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ इंडिया में, तो उसमें क्या होता है कि पानी में ही वो इतना ज़्यादा पैदावार होता है कि उसमें आपका हिडन वाटर है। यानी कि हम लोग सिर्फ देखते कि अच्छा ये राइस की कल्टीवेशन हो गई और हम लोग राइस खाते हैं, लेकिन ये भूल जाते कि उसके पीछे कितना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हुआ है, इरीगेशन में कितने ज़्यादा पानी जो है इसमें फेंके गए हैं, कितना ज़्यादा इसमें सिंचाई किया गया, तब जाके ये आपको जो है राइस मिल रहा है। तो उस तरीके के वाटर को जो कि हम लोग नहीं देखते हैं, आप लोग देख पा रहे हो क्या, जो अभी राइस आप लोग को मिल रहा है उसमें आप लोग को वाटर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ये वाटर उस समय था ज़मीन में जब इसको उगाया जा रहा था, तो ये हिडन वाटर हो गया आपके लिए, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल किया गया था इस प्रोडक्ट को उगाने के लिए। जैसे कि कुछ क्रॉप प्रोडक्ट होते हैं, कुछ टेक्सटाइल्स होते हैं, मशीनरी होते हैं, लाइव स्टॉक होते हैं, तो इन सब में यानी कि फैक्ट्रीज़ में भी आप देखते हो कि कुछ भी प्रोडक्ट बनता है तो उसमें वाटर की ज़रूरत होती है। जैसे मैंगो शेक बनता है, आप माज़ा पीते हो, तो उससे पहले क्या होता है कि एक बड़ा सा वाटर का टैंक होता है जिसमें सारे मैंगो आकर उसमें गिरते हैं, वो धुल के जो है मैंगो निकल के दूसरे टैंक में जाते हैं, उसके बाद वो कटते हैं, फिर उसके बाद आपका वो बीज अलग होता है, मैंगो का पल्प अलग होता है, वो अलग फिर प्रोसेस पूरा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, वहाँ पे भी उतना बड़ा टैंक में जो वाटर रहता है जिसमें सारे मैंगो आकर धुलते हैं, वो वाटर भी हिडन वाटर है। आपका माज़ा जब आप पीते हो तो उसमें भी आपका हिडन वाटर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
तो यही चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है। जो कंसेप्ट है वर्चुअल वाटर ट्रेड का, अब यहाँ पे ट्रेड है यानी कि उस तरीके के वाटर का व्यापार करने का बात किया जा रहा है। अब ये कैसे होगा, ये जो वर्चुअल वाटर का ट्रेड का जो बात किया जा रहा है ना, ये आज से नहीं है, ये आप समझ सकते हो कि 1993 में है, बट पहली बार आप आज ये सुन रहे हो। क्यों सुन रहे हो, क्योंकि इंडिया में इसके बारे में पहली बार बात की जा रही है ना, तो इसलिए आप लोग सुन रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि जो वाटर इंटेंसिव प्रोडक्ट है एरिड और सेमी एरिड एरिया में, मिडिल ईस्ट वाले, नॉर्थ अफ्रीका वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मिडिल ईस्ट में आप लोग देख लो, यूएई देख लो, सऊदी अरेबिया देख लो, ये सारे कंट्री में पानी ही नहीं है। इजराइल में देख लो कि वहाँ पे पानी की कितनी ज़्यादा कमी है। मिडिल ईस्ट के मुझे लगता है सारे लगभग वैसे ही कंट्रीज़ हैं जिसमें पानी की कमी है। इवन उन लोग के पास इतना कम पानी है कि वो लोग ओशन का जो पानी होता है ना, मेडिटेरियन सी देख लो, तो उसके खारा पानी को, क्योंकि वो बहुत सॉल्टी होते हैं, दे आर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, तो उनको वो लोग रिफाइन करके वो पीने का पानी बनाते हैं। इतना पानी की किल्लत है वहाँ पे। लेकिन इजराइल की अगर आप लोग एग्रीकल्चर टेक्निक देखोगे ना, तो सीरियसली आप बहुत इंप्रेस हो जाओगे, क्योंकि वो लोग इस तरीके की टेक्निक लेकर आते हैं ना कि कम वाटर में किस तरीके से वेजिटेबल्स को वो उगाते हैं। दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल। ठीक है, तो वो वाली बात कही जा रही है कि जहाँ पे आपका सेमी एरिड रीजन है मिडिल ईस्ट में, नॉर्थ अफ्रीका में, तो यहाँ पे इस तरीके का वर्चुअल वाटर ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसके एडवांटेज थ्योरी के कंपैरिजन में देखें तो जो नेशन यहाँ पे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहिए, जिसमें कि वो यहाँ पे रिलेटिव या फिर कंपैरेटिव एडवांटेज देखते हैं प्रोडक्शन में, व्हाइल दे शुड इंपोर्ट प्रोडक्ट इन विच दे पोजेस अ कंपैरेटिव डिसएडवांटेज। ओके, तो यहाँ पे कंपैरेटिव कहा जा रहा है कि एडवांटेज थ्योरी के हिसाब से तो नेशन को, यानी कि हमारे कंट्री को, वो सारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसमें कि हमें एडवांटेज होता है, यानी ठीक है, जिसके प्रोडक्शन में हमें एडवांटेज होता है। साथ ही साथ हमें वो प्रोडक्ट भी हम लोग को इंपोर्ट करना चाहिए जिसमें कि हमारा डिसएडवांटेज भी कंपैरेटिव होता है। तो ये बातें एक अलग थ्योरी है, उस पर इसका ठीक है, ये एक अलग थ्योरी है। लेकिन हाँ, वर्चुअल वाटर ट्रेड आप लोग समझ गए कि है क्या। अब इसमें हम लोग इंडिया के बारे में बात करते हैं कि क्या इसका कंसेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया, और अभी इंडिया में क्या यहाँ पे चल रही है। तो अगर हम लोग वाटर फुटप्रिंट नेटवर्क के हिसाब से देखें, इनके डेटाबेस के हिसाब से देखें, तो इंडिया में लोएस्ट वर्चुअल इंपोर्ट ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड में, यानी कि सबसे नीचे हम लोग हैं। तो इसलिए आप लोग समझ रहे हो कि इसका इस्तेमाल 1993 से हो रहा है। डिफरेंट कंट्रीज़, इवन मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से वर्चुअल वाटर ट्रेड करते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ ये सारा काम नहीं किया जाता है, तबकि आपको पता है कि हमारी 60% से ज़्यादा एग्रीकल्चर में ही डिपेंडेंट है पॉपुलेशन। हमारे यहाँ सिंचाई में बहुत ज़्यादा वाटर की खर्च होती है, हमारी ग्राउंड वाटर जो टेबल है वो डाउन होते जा रही है, इवन पॉल्यूट भी होते जा रही है। लेकिन फिर भी हम लोग इसके बारे में बात नहीं की है अभी तक, और हम लोग पूरे वर्ल्ड में सबसे नीचे है वर्चुअल इंपोर्ट करने के लिए वाटर का। तो इंडिया में अगर आप देखोगे तो नेट जो वर्चुअल वाटर एक्सपोर्टर है, तो यहाँ पे कैसे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ही कारण है। इंडिया के द्वारा जो है 26,000 मिलियन लीटर्स ऑफ वर्चुअल वाटर को ऑन एन एवरेज हर एक साल यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है, और वो भी 2006 से 16 के बीच में। राइस में देखेंगे तो हाईएस्ट एक्सपोर्टेड फूड प्रोडक्ट है, और इसके साथ साथ जो है बफेलो मीट और मेज़ है, ये आपका आता है, क्योंकि राइस में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये क्या होता है कि वर्चुअल वाटर जो हम लोग प्रोडक्ट है उसको हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करें, इसके बारे में बात किया जा रहा है कि हम लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना 10 साल में 26,000 मिलियन तक का वर्चुअल वाटर प्रोडक्ट को हम लोग एक्सपोर्ट किए। कहने का मतलब है कि जिसमें कि पानी की बहुत ज़्यादा खपत हुई है, तो उसको हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी किए। राइस इसमें से सबसे ज़्यादा है। अगर एज अ रिज़ल्ट अगर हम लोग देखें तो अमाउंट ऑफ जो वाटर यहाँ पे इंडियन रिवर्स के द्वारा दिया गया है वो बहुत ज़्यादा है, जितना कि ये गोज़ बैक जाता है। जो नेचुरल रेनफॉल है और जो मेल्टिंग स्नो से आता है वो बहुत कम है, अगर हम लोग अमाउंट ऑफ वाटर देखें जो कि इंडियन रिवर से आता है। और साथ ही साथ अगर इंडियन रिवर की बात करें तो आपको जो हिमालयन रिवर देखने को मिलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो वो हमारा पेरेनियल है। पेरेनियल कहने का मतलब है कि वो 12 महीने आपको, पूरे साल आपको वो पानी देखने को मिलता है, कभी सूखता नहीं है। लेकिन वही अगर पेनिनसुलर इंडिया की अगर हम लोग बात करें सदर्न हेमिस्फेयर की, तो उसमें जो पानी है ना वो आपका पेरेनियल इन नेचर नहीं है। कहने का मतलब है कि जब मानसून आता है तब ये सारे नदियों में जो है पानी भरता है, जैसे कि आपका कृष्णा, कावेरी, ये सारे वाटर जितने भी रिवर है, तो इसमें मानसून के थ्रू ही पानी भरता है, और तब उस समय जो है खेती बहुत अच्छे से हो पाता है। लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो हमारे इंडियन रिवर्स में जो है पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें जो नेचुरल रेनफॉल होता है या फिर स्नो मेल्ट होने से जो वाटर आता है, उससे हम लोग का यहाँ पे कम है।
इंटर स्टेट अगर हम लोग यहाँ पे वर्चुअल वाटर ट्रेड की बात करें, स्पेशली जो फूड ग्रेन है, इसमें अनसस्टेनेबल पैटर्न देखने को मिला है वाटर यूजेस का, वो भी कुछ सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया में। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो इसमें मोस्ट वाटर जो स्ट्रेस्ड रीजन है, क्योंकि सबसे कमी पानी देखने को मिलता है वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो सोर्सेज है मेजोरिटी ऑफ वाटर इंटेंस फूड ग्रेन ट्रेड का, तो वो वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट का है, जैसे कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बहुत पानी की कमी होती है। इसलिए महाराष्ट्र वाले भी हमेशा पानी के लिए, नर्मदा पानी के लिए लड़ते रहते हैं, और तमिलनाडु भी जो है कावेरी पानी के लिए लड़ते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो भी यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इस रीजन में पानी बहुत कमी है, पानी की कमी है, लेकिन फिर भी जो वाटर इंटेंसिव फूड ग्रेन है, यानी कि ऐसे फसल जिसमें कि वाटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो उसी एरिया से निकल कर आ रहा है जहाँ पे पानी की सबसे ज़्यादा कमी है हमारे कंट्री में। फर्दर अगर आप देखोगे तो फूड ग्रेन्स जो है ना, उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है पंजाब से हरियाणा में, क्योंकि खेती बहुत लार्ज नंबर में आपको देखने को मिलेगा, लार्ज एरिया में होता है पंजाब और हरियाणा में। तो यहाँ से जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है दूसरे स्टेट में, तो वो ज़्यादा फेवरेबल एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है। और जो वाटर यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है फूड ग्रेन को कल्टिवेट करने के लिए, जैसे कि आसाम या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, तो वो ऐसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी कि पंजाब और हरियाणा में आपको पता है कि वाटर स्ट्रेस्ड है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो आपका जो दूसरे स्टेट में यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे असम में भेजा जाए या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भेजा जाए, तो वहाँ पे क्या होता है कि मोस्ट फेवरेबल एग्रो क्लाइमेट कंडीशन है। लेकिन फिर भी आप लोग देखोगे कि पंजाब और हरियाणा से ही यहाँ पे आपका खेती निकल के यहाँ पे आपका फूड ग्रेन्स भेजा जा रहा है। और जो यहाँ पे आपका परवर्स जो डायरेक्शन बताया जा रहा है इंटर स्टेट वर्चुअल वाटर ट्रेड का इंडिया में, तो वो फर्दर इंटेंसिफाइड जो है वाटर स्कार्सिटीज़ है। यानी कि यहाँ पे ओवरऑल यही बताया जा रहा है कि हमारे कंट्री में एक अलग सा चीज़ चलता है कि जिस स्टेट में हमारे यहाँ पानी की कमी है, वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट कहते हैं, जिसमें कि पानी की कमी है, पर कैपिटा वाटर भी यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रहा है, उस स्टेट में जो फूड ग्रेन्स आपका उगाया जा रहा है, वही फूड ग्रेन्स जो है बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में भी हम लोग इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एज़ कंपैरिजन टू वो स्टेट जहाँ पे आपका पानी की मात्रा पूरी तरीके से है, और वहाँ पे आपका जो है फेवरेबल कंडीशंस है कि वो सारे फूड ग्रेन्स को उगा सकते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग पंजाब और हरियाणा ऐसे दो स्टेट है जहाँ पे पानी की भी कमी है, लेकिन वहीं से सारा फूड ग्रेन्स जो है वो अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि क्या इसका, इस कंसेप्ट से क्या फ़ायदा होगा, ये समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला क्या है कि हमारे जो डोमेस्टिक वाटर यूज़ है वो कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज़ हो पाएगा, क्योंकि जो हम लोग वाटर इंटेंसिव अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का अगर इंपोर्ट करते हैं, वाटर स्ट्रेस्ड एरिया को यहाँ पे कम यूज़ करना होगा। जैसे कि हम लोग राइस को जो एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पानी का खपत बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि राइस को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, जितना राइस का कल्टिवेशन हो रहा है वो हम लोग अपने कंट्री में ही उसको इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम लोग उसके कल्टिवेशन को कम कर देंगे और क्या करेंगे कि बाहर से दूसरे कंट्री से हम लोग उसको जो है इंपोर्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ का जो पानी है वो बच जाएगा, है ना दिमाग वाला बात। तो ये सबसे पहली यहाँ पे इसकी बेनिफिट है। इंडिया में आप देखोगे जहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो है 78% फ्रेश वाटर यूजेस करता है, तो वाटर सेव हो पाएगा, है कि नहीं, कंजर्वेशन हो पाएगा वाटर रिसोर्सेज का, क्योंकि वर्चुअल वाटर जो कंटेंट है प्रोडक्ट का, ये एक अवेयरनेस लेकर आएगा कि कितना वाटर वॉल्यूम्स जो है ज़रूरत है कि इस तरीके के गुड्स को हम लोग जो है यहाँ पे उगा सकेंगे। साथ ही हम लोग की जो वाटर सिक्योरिटी है उसको भी हम लोग अचीव कर पाएंगे, क्योंकि वाटर स्ट्रेस सिटी तो आप लोग देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, एरिया बढ़ते जा रहा है हमारे इंडिया में कि कहाँ कहाँ वाटर की कमी है। सदर्न इंडिया में तो वाटर के ही कारण वो लोग लड़ते हैं, कावेरी डिस्प्यूट तो आप लोग जान ही रहे हो, आज से नहीं है, वो कई सालों से है। तो इसलिए वहाँ पे आप लोग को मेजर स्टेट्स देखने को मिलेंगे, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु सब इन्वॉल्व है, पुडुचेरी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि पानी की कमी है ना, पेरिनियल नहीं है वहाँ की रिवर, वहाँ पे अच्छा मानसून आता है तो पानी मिलता है, अच्छा मानसून नहीं आता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। और साथ ही साथ आपको नॉर्थ में अगर आओगे तो नॉर्थ वेस्ट में आपको राजस्थान, महाराष्ट्र की बहुत सारी सिटीज़ है, साथ ही यहाँ पे आपका पंजाब, हरियाणा में बहुत सारा पानी का कमी है। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग देखो कि हमारा जो पानी का कमी और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल और नीचे जाते जा रहा है, तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं सिक्योर कर पाएंगे। अल्टरनेटिव है मेगा प्रोजेक्ट का, जैसे कि हम लोग देखते हो कि मेगा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ लगाया जाता है और ये चल रहा है इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर। तो उससे उसका एक अल्टरनेटिव है कि इंटरलिंकिंग हम लोग दो रिवर को जोड़ के इस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं चीज़ों को, वाटर को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेटर है कि हम लोग जो वाटर इंटेंसिव फूड ग्रेन जो उगा रहे हैं, कल्टिवेट कर रहे हैं, उसको हम लोग बाहर से ही इम्पोर्ट करा लेते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे कहा जा रहा है।
ह्यूज इससे इकोनॉमिक और अल्टरनेटिव कॉस्ट, इन्वायरमेंट कॉस्ट होगा, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट की भी बचाव होगी, वाटर की भी बचाव होगी, साथ ही साथ हमारा पैसा भी बच जाएगा। और एस्टिमेट किया जा रहा है कि $125 से लेकर $200 बिलियन तक का जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है, वो भी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट का। तो आप लोग समझ सकते हो कि जो दो रिवर को जोड़ा जाता है इस प्रोजेक्ट में कितना ज़्यादा खर्च होता है। तो अगर इस रिवर को जोड़ा क्यों जाता है, रिवर को इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि उस क्षेत्र में पानी अवेलेबल हो, पानी जो स्कार्सिटीज़ है उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो अगर हम लोग इस तरीके का काम नहीं करें, यानी कि अगर हम लोग जो है वाटर इंटेंसिव फूड ग्रेन्स को नहीं उगाए, ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट नहीं करें, उसको इंपोर्ट कर ले, तो क्या होगा कि हमारे यहाँ जो इस तरीके का प्रोजेक्ट नहीं लाना पड़ेगा, दो रिवर को तीन रिवर को जोड़ना नहीं जोड़ना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा जो है ह्यूज मनी जो इसमें इन्वॉल्व होता है, वो ह्यूज मनी हम लोग और डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, है कि नहीं। तो है बड़ी मजे की बात, सिग्निफिकेंस तो इसका भर भर के, इसलिए ये 1993 से ये कंसेप्ट चलता आ रहा है और हम लोग इसके पीछे बहुत ज़्यादा है। अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी हम लोग नहीं सोचे इंडिया में तो फिर आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इट मीन्स कि पर कैपिटा जो ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए ना, वो भी आपको नहीं मिल पाएगा। चैलेंजेस क्या है, चलिए ठीक है, ये तो बात है कि ये बहुत अच्छी कंसेप्ट है, लंबे समय से चलते आ रहा है, इंडिया को अडॉप्ट करना चाहिए, बट अडॉप्ट करने में भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं। क्वांटिफाइंग द वर्चुअल वाटर कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि आप देखो कि बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर जो प्रोसेस को प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पे सोशल, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक वैल्यू जो वाटर का है ना, वो यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा लोकल कम्युनिटीज़ को। फॉर एग्जांपल आप देखो कि यहाँ पे 1 क्यूबिक मीटर ऑफ जो सॉइल वाटर है, जिसमें कि हम लोग नीदरलैंड में पैस्चर को प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि नीदरलैंड के लिए यहाँ पे आप देखोगे डेयरी के लिए है, देन एक्सपोर्ट चीज़ cannot be compared easily with 1 cubic meter of groundwater in the desert of Ica in Peru, है कि नहीं है। देखिए चीज़ जो एक्सपोर्ट होता है, आप लोग भी जो चीज़ खाते हो पिज़्ज़ा बर्गर में, तो ये क्या होता है, ये नीदरलैंड में आप देखो डेयरी से यहाँ पे आपका 1 क्यूबिक मीटर ऑफ जो सॉइल वाटर को इस्तेमाल करके इस तरीके के चीज़ को बनाया जाता है और फिर उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो इसको हम लोग वहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते। जो ग्राउंड वाटर डेजर्ट वाले एरिया में, पेरू वाले रीजन में आप देखोगे जो डेजर्ट ऑफ आइका है, वहाँ पर ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल करके जो है 1 क्यूबिक मीटर में वहाँ पर आपका काम हो रहा है। तो ये दोनों आपका बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पर आप लोग कैसे इस्तेमाल करोगे, ये डेजर्ट वाले एरिया में कैसे इस्तेमाल करोगे और नीदरलैंड में जो इस तरीके का पानी का इस्तेमाल हो रहा है, तो कंपेयर नहीं कर पा रहे, इसलिए प्रॉब्लम है। सेकंड है कि वर्चुअल वाटर ट्रेड फ्लो की अगर हम लोग बात करें क्वांटिफाइंग, तो क्वांटिटेटिव जो रिसर्च किया गया है ग्लोबल वर्चुअल वाटर ट्रेड का, तो ये सिर्फ आपका रिसेंटली ही देखने को मिलेगा कि इसका इस्तेमाल हो रहा है, कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नॉर्म्स नहीं है, यानी कि हर कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। ये अभी रिसेंटली ऐसा बहुत ज़्यादा जो है लाइमलाइट में आया है। तो ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि बहुत सारे स्टडीज़ से कि जो वर्चुअल वाटर एक्सपोर्टर डोमिनेंट है, जैसे कि यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, थाईलैंड ग्लोबली है, तो कंट्रीज़ जिसमें कि लार्ज नेट इंपोर्ट ऑफ वर्चुअल वाटर है, तो ये कौन है, यानी कि इंपोर्ट कौन कर रहे हैं, तो जापान करते हैं, श्रीलंका करता है और उसके बाद इटली करता है। तो ये 3 कंट्री है जो कि यहाँ पे जो वाटर इंटेंस जो फूड ग्रेन है उसको इंपोर्ट करता है, और वाटर जो यहाँ पे आपका डोमिनेंट यानी कि वर्चुअल वाटर ट्रेड में जो ग्लोबली डोमिनेंट है वो यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और थाईलैंड है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ज़्यादा इससे फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नॉर्म्स नहीं है। तो ये 2 यहाँ पे चैलेंजेस हैं कि यहाँ पे आप कन्फ्यूज़न हो गया कि अगर हम लोग इसको लेकर आते हैं तो क्या इससे फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, इस बारे में बात किया जा रहा है। कंक्लूजन क्या है कि जो वर्चुअल वाटर ट्रेड है रिलेटिवली अगर हम लोग देखें तो ये हाई टू लो वाटर प्रोडक्टिविटी रीजन है, जिससे कि रियल वाटर जो सेविंग है वो हो सकता है। इससे क्या है कि वर्चुअल वाटर जो अकाउंटिंग है ये आपका नेशनल और रीजनल वाटर में होना चाहिए, एग्रीकल्चर पॉलिसी एनालिसिस होना चाहिए, ऑप्टिमल यूज़ होना चाहिए वाटर रिसोर्सेज का, और इसको यहाँ पे प्रायोरिटाइज रखना चाहिए बहुत सारे टाइप ऑफ जो कि नीड है, डिमांड है वाटर का, जिसमें कि इकोसिस्टम की भी ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, यानी कि वाटर की प्रायोरिटी पर हम लोग को ध्यान रखना है, वाटर यूज़ की प्रायोरिटी पर ध्यान देना है, डिमांड ऑफ वाटर पर ध्यान देना है, जिससे कि हम लोग इकोसिस्टम की जो ज़रूरत है उसको हम लोग बेटर कर सकें। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे कही जा रही है। बहुत अच्छी आर्टिकल थी, वर्चुअल वाटर कंसेप्ट आपको पता चला होगा, काफ़ी न्यू है, इंटरेस्टिंग है, मे बी क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं, क्योंकि कुछ भी न्यू होता है तो उससे जो है आपका क्वेश्चंस बन जाता है प्रीलिम्स में डायरेक्टली। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग वाटरशेड डेवलपमेंट के साथ, और भी 1-2 टॉपिक है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेसन अच्छा लगा है तो लाइक करके ज़रूर चाहिए, और साथ ही साथ अगर आप लोग को और भी लेसन चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, और इससे जुड़ने के लिए आपको बस सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू।